हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जिस भी टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे अगले 90 टू 100 मिनट्स में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में एक ही हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और वो फॉर्मूला हमारा क्या है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो आउटकम्स हमारे काम के आउटकम्स हैं, एनी अपॉन एन एस। एनी यहाँ पे क्या है, ई इज इवेंट जो हमारे काम की इवेंट होगी और एस है सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जितने भी आउटकम्स किसी भी इवेंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, और ये पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से हमने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं हमारे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। ये 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो यही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। और अगर हम कहें कि हमें चाहिए इवेंट हमारा जो है वो है कि आउटकम्स इवन हो, जब हम डाइस को थ्रो करें तो आउटकम हमारा इवन आए, तो यानी कि जो इवेंट है हमारी उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जबकि 2 आएगा वो चलेगा, 4 आएगा चलेगा, 6 आएगा चलेगा। यानी कि 2, 4 और 6 में से कुछ भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है। टोटल हमारे आउटकम 6 हैं, पर जो काम के आउटकम है वो कितने हैं, वो 3 हैं। इजंट इट सो? तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की इवन आया आउटकम, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, कि अब हमने डाइस ही थ्रो कराया और डाइस को थ्रो कराने पे हमारा आउटकम 2 आए या आउटकम 4 आए, ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं घट सकते। एक साथ नहीं आएगा, एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हमारे आउटकम्स ऐसे हों जो कि कभी एक साथ नहीं आ सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि अगर हमारा एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है, और अगर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि वो दोनों एक साथ नहीं घट सकती हैं। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर हम क्वेश्चन करें कि E1 और E2 में से किसी एक के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैसा कि हमने सेट थ्योरी में देखा है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी E2 के होने की माइनस प्रोबेबिलिटी जबकि दोनों ही घटे तो ये तो जनरल सिनारियो है, ये तो जनरल केस है हमारा, हमेशा काम आएगा। बट जब भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो वो एक साथ नहीं घटेंगी, यानी कि E1 जब घटेगा और E2 जब घटेगा तो कॉमन उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये जीरो होगा, नॉट पॉसिबल होगा जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 साथ में घटने की ये जीरो हो जाएगी, और अगर ये जीरो हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 के होने की क्या हो जाएगी, दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम सीधे सीधे डायरेक्टली एडअप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये बात समझना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 4 आने की प्रोबेबिलिटीज को हम सीधे सीधे एडअप कर देते हैं अगर क्वेश्चन ये पूछे कि या तो 2 आए या फिर 4 आए। क्लियर है? तो हम जानते हैं क्योंकि 6 आउटकम्स होते हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी है, 1/6। 4 आने की है 1/6। तो अगर क्वेश्चन हो कि प्रोबेबिलिटी कि 2 आए या फिर 4 आए तो ये आंसर क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 1/3। क्लियर है? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव यानी कि थका देने वाली, यानी खत्म हो जाने वाली, यानी कि जितना भी इवेंट्स हैं, जब हम उन सारी की सारी इवेंट्स को, सारी इवेंट्स अलग अलग तो हो ही हो,
लेकिन जब हम सारी की सारी इवेंट्स को एक साथ देखें तो उसके अलावा कोई भी केस बचना नहीं चाहिए, यानी कि हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर अप हो जाए, जितनी भी घटनाएं पॉसिबल हो वो सारी की सारी कवर अप हो। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कॉइन टॉस कराया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड का आना और टेल का आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जब हेड आएगा तब टेल नहीं आएगा, जब टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। इजंट इट सो? यानी कि प्रोबेबिलिटी हेड के आने की कितनी हुई? 1/2। दो इवेंट्स हैं, दो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं और जिनमें से एक है हेड, और ऐसे ही टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2। जब हम इन दोनों को एडअप कराते हैं प्रोबेबिलिटीज को, तो ये एडिशन कितना आ जाएगा? 1/2 + 1/2 यानी कि 1। और डायरेक्टली क्यों एडअप कर रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और प्रोबेबिलिटी 1 आने का मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में आएगी। 0 यानी कि वो इवेंट नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि कॉइन का टॉस कराने पे हमारा आउटकम 1 नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। और 1 यानी कि सर्टेन है, श्योर है, होना ही होना है। क्लियर है? जैसे कि कॉइन का टॉस कराने पे हेड आए या टेल आए तो डेफिनेट है इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। और जब भी हमारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी, जैसे कॉइन टॉस में हेड और टेल हो गया, या एक डाई को थ्रो कराने पे 1 2 3 4 5 6 कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो जब भी हम सारी इवेंट्स को ऐसे ले लेंगे कि जो कि हमारा सैंपल स्पेस बनाए, तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी उस केस में 1 होगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे किसी भी केस में 1 आएगा। ये मीनिंग हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। आगे बढ़ते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद, आज़ाद यानी कि हमने एक इवेंट कराया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन का टॉस कराया। अब इस कॉइन को हम पहली बार जब टॉस कराएंगे तो हमको ये पता है कि पहली बार टॉस में क्या केसेस बनेंगे। फर्स्ट टॉस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 पहले वाले टॉस में। अब मान लेते हैं पहले टॉस में हमारा हेड आया, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा जब हम दूसरी बार टॉस कराएंगे? तो क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि पहली बार हेड आया था तो अब अगली बार हेड नहीं आएगा, टेल आएगा? नहीं, ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यानी कि ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। पहली बार क्या रिजल्ट आया इसका अगली बार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी इवेंट्स कहलाती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि हमें क्या चाहिए, हमने 2 बार टॉस कराया और टॉस 1 में हेड आया और फिर टॉस 2 में टेल आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टॉस 1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टॉस 2 में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और ये कह रहा है दोनों ही होने चाहिए, यानी कि टॉस 1 में हेड आए और टॉस 2 में टेल आए। तो एंड यानी कि हमेशा हमें छोटी चीज याद रखनी है, और यानी कि एडिशन, इंग्लिश का और यानी हिंदी में या, और एंड और हिंदी वाला और, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेशन। पर सबसे पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फर्क पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और पहले एक टॉस में हेड आना, दूसरे टॉस में टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4, 1/4। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट। पर कुछ इवेंट्स डिपेंडेंट होती हैं, वहां पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। अब हम पहली बॉल निकालते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि सेकंड बॉल इज ब्लू। तो क्या इस बार सेकंड बॉल हमारी ब्लू आएगी? इसका रिजल्ट या ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फर्स्ट बॉल क्या आई है इस पर डिपेंड करेगी या नहीं डिपेंड करेगी? इस पर निर्भर होगी या नहीं निर्भर होगी? सोच के देखिए। देखो, पहली बॉल अगर हमारी रेड निकल जाएगी, अगर हमारी पहली बॉल जो हमने ड्रॉ की है वो रेड निकली, तो उस केस में क्या होगा? 2 रेड बचेंगी, 2 ब्लू बचेंगी, यानी कि ब्लू बॉल, सेकंड बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/4। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बॉल हमारी ब्लू निकले, और अगर पहली बॉल हमने ब्लू निकाल ली तो अब 3 रेड बचेंगी और 1 ब्लू बचेगी,
यानी अब सेकंड बॉल ब्लू करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। यानी कि सेकंड बॉल ब्लू आएगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, कि पहली बॉल हमारी क्या रही। यानी कि ये जो इवेंट है ये डिपेंडेंट इवेंट है, और जब भी इवेंट डिपेंडेंट होगी तो हमें हमेशा ऐसे केसेस में कॉशियस रहना है। डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी पहले इनिशियल कंडीशन के हिसाब से नहीं बता सकते, हमें बाद की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। क्लियर होती है बात? आगे बढ़ते हैं, अब सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और बाकी बातें क्वेश्चंस के बाद में करेंगे। पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अगर हमने एक साथ 2 कॉइंस को टॉस करा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें कम से कम 1 हेड आया हो आउटकम में। तो अगर मैं 2 टॉस कराए हैं तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कितने केस बनेंगे, पहले पे भी पहले कॉइन को टॉस करा रहे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम पॉसिबल हैं। और सिमिलरली दूसरे कॉइन पे भी 2 आउटकम पॉसिबल हैं, यानी 2 इंटू 2 टोटल 4 आउटकम्स होंगे। 2 कॉइन्स के केस में लिख भी सकते हैं, पहले में हेड दूसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। ये 4 केसेस बने। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए हमको। यानी कि पहला वाला अलाउड है इवेंट, दूसरा वाला भी काम का है, तीसरा वाला भी काम का है, बस चौथा वाला ऐसा है जो काम का नहीं है क्योंकि दोनों में टेल आ गया है। यानी कि 4 में से 3 काम के हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 3/4। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, 2 तक अलाउड है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, पहला तरीका पहले तो समझते हैं कि मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, यानी कि 0 हेड आएंगे तो चलेगा, 1 हेड आएगा तो भी चलेगा, और 2 हेड आएंगे तब भी चलेगा। अब अगर हम 3 कॉइन टॉस करा रहे हैं तो या तो तीनों में ही हेड आएगा, या पहले 2 में हेड आए तीसरे में टेल आए, या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या पहले में हेड और बाकी दोनों में टेल, या पहले में टेल बाकी दोनों में हेड, या पहले में टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तीनों में टेल। यानी कि टोटल कितने केसेस बने, 8 केसेस बनेंगे। वैसे भी देख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केसेस बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए, यानी कि 3 हेड नहीं आने चाहिए, इजंट इट सो। बाकी सारे के सारे में या तो 2 हेड आ रहे हैं, या 1 हेड आ रहा है, और या फिर एक भी हेड नहीं आ रहा है। ये सारे अलाउड हैं, सिर्फ पहला वाला अलाउड नहीं है। यानी कि 7 हमारे काम की इवेंट है, टोटल 8 इवेंट है, 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए, यानी कि 3 हेड नहीं आने चाहिए, तो जो नहीं आना चाहिए हम उसको 1 में से, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में से घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, टोटल केसेस कितने हैं, 8 हैं, और एक ही ऐसा केस है जबकि तीनों हेड आएंगे और वो हमको नहीं चाहिए, तो 1 में से 3 हेड जब आ रहे हैं उस केस को बस हटा देंगे, 1 माइनस 1/8, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7/8। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ओके, तो इस समझ के साथ में आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड विल अपीयर ओनली वंस। यानी कि चित सिर्फ एक बार आएगा। इस बार एग्जैक्टली कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हेड है वो एक ही बार आना चाहिए। हम ऑलरेडी सारी की सारी ऐसी इवेंट्स को लिख चुके हैं, तो पीछे से ही देख लेते हैं। हेड सिर्फ एक बार है, ऐसा कब कब हुआ है, एक तो इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, और एक इसमें हो रहा है। यानी कि टोटल 3 हमारे काम की इवेंट्स हैं, टोटल 8 इवेंट्स हैं, जिनमें से 3 हमारे काम की इवेंट्स हैं। यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, जबकि हमारा हेड सिर्फ एक बार है। क्या बात समझ में आती है? ओके, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें ये तो पता ही है टोटल केसेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, और हेड केवल एक बार आना है। जब हम 3 कॉइन टॉस करा रहे हैं तो अगर हेड केवल एक बार आना है तो या तो पहली बार हेड आ जाए, या दूसरी बार हेड आ जाए, या तीसरी बार हेड आ जाए। बाकी तो हमें पता है टेल ही आने वाला है। तो क्या इससे भी हमें समझ में नहीं आता कि 3 ही केसेस बनेंगे? इजंट इट सो? तो आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइसेस
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। अगर हमने दो डाइस को थ्रो कराया है एक साथ, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि जो संख्याएं हमें मिल रही हैं इनका गुणनफल सम हो, मल्टीप्लीकेशन इवन हो। ठीक है, अगर हम दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर उनमें से पहला ऑड हो दूसरा इवन हो तब मल्टीप्लीकेशन इवन आएगा। अगर पहला इवन हो दूसरा ऑड हो तब भी मल्टीप्लीकेशन इवन ही आएगा। और अगर दोनों ही हमारे इवन हो तब भी जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा वो इवन ही आने वाला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा केस बनता है जबकि मल्टीप्लीकेशन इवन नहीं आएगा, जबकि दोनों ही हमारे ऑड आए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ये पता लगाने के कि कब हमारा गुणनफल सम आएगा, हम ये पता लगा लेते हैं कब नहीं आएगा सम, कब विषम आएगा, क्योंकि वो केसेस कम बनेंगे। ऑड कब आएगा, तो ऑड सिर्फ और सिर्फ कब आ रहा है जबकि दोनों ही नंबर्स हमारे ऑड आए, यानी कि पहले वाले डाइस पे भी ऑड आए और दूसरे पे भी ऑड आए। पहले पे ऑड आने का मतलब क्या हुआ, या तो 1 आए या 3 आए या 5 आए। सिमिलरली दूसरे पे भी हमें ऑड चाहिए, यानी कि 1 आए या 3 आए या 5 आए। यानी कि पहले डाइस पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, और दूसरे पे भी ऑड आने की 1/2, और दोनों पे हमको चाहिए क्या, ऑड, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 1/4। लेकिन ये कब आया है, इस जबकि हमारा गुणनफल विषम आएगा। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में कि गुणनफल सम चाहिए, यानी कि 1 में से हम 1/4 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 3/4, और ये हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि हम ये भी तो सोच सकते थे कि दो में से कोई भी एक इवन होगा तब भी हमारा जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन इवन ही आएगा। तो ऐसा भी सोच सकते थे कि या तो पहले में इवन आ जाए या दूसरे में इवन आ जाए। ठीक है, ये केस मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। प्रोबेबिलिटी में ये कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तो पहले में इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे में इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, या यानी और है तो यहाँ पे ऐड कर दोगे, 1/2 + 1/2 आंसर 1 आ जाएगा। पर क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। और ये गलत क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही इवेंट्स क्या परस्पर इंडिपेंडेंट हैं। मतलब वैसे तो इंडिपेंडेंट दिख रही हैं, पर क्या ऐसा है कि जब पहले वाले में इवन आएगा तब दूसरे वाले में इवन नहीं आएगा? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ठीक है, इवेंट इंडिपेंडेंट तो है ही है, पर क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि जब पहला होगा तब दूसरा नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, अगर आप और से ऐड कर रहे हो कि आपने कहा चलो पहले पे इवन आया 1/2 प्रोबेबिलिटी है, दूसरे पे इवन आया 1/2 प्रोबेबिलिटी है, दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन वो केस तो घटाना पड़ेगा ना जबकि दोनों पे इवन आया है, बोथ इवन, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1 - 1/4, 3/4। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है कि जब पहला होगा तब दूसरा नहीं होगा। भाई जब पहले पे इवन आ रहा है तो दूसरे पे भी इवन आ सकता है, इसलिए ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 आउटकम्स इज इवन। एक साथ हमने 3 पासों को फेंका है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीनों परिणामों का जो गुणनफल है वो एक सम संख्या हो। तीनों का गुणनफल जो है वो एक सम संख्या हो। अगेन हम क्या यहां से जान सकते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर हमें गुणनफल सम चाहिए तो कोई भी एक संख्या सम हो, काम चल जाएगा हमारा। यानी कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केसेस घटा दें जबकि हमारा गुणनफल विषम आएगा। और विषम या ऑड कब आएगा, जब सारे ऑड हो, ऑल 3 ऑड हो, है कि नहीं, तभी तो गुणनफल हमारा विषम होगा। क्लियर है? तो जब हमने 3 डाइस को थ्रो कराया है तो हमें पता है कि तीनों पे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले पे भी ऑड है 1/2, दूसरे पे भी ऑड है 1/2, तीसरे पे भी ऑड है 1/2, यानी कि तीनों पे ऑड आया, ये प्रोबेबिलिटी हुई 1/8। और टोटल यानी कि 1 में से घटा देंगे इसको, तो यानी कि 1 - 1/8 हमारा आंसर आ जाएगा 7/8।
क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? इन साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9? सम हमको 9 चाहिए, ठीक है। दो पासों को फेंक रहे हैं एक साथ। जब हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो या तो दोनों में मिनिमम कम से कम आएगा, तो भी एक तो आना ही आना है, और मैक्सिमम आएगा तो दोनों में 6 आएगा। यानी कि जो हमारा सम है वो कम से कम 2 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 12। बाकी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है दोनों ही पासों में। यानी कि 2 से लेके 12 के बीच में कोई भी संख्या आ सकता है। हमें चाहिए सम कितना? 9 चाहिए। तो 9 कैसे कैसे बन सकता है? या तो पहले वाले पासे में 3 आएगा, दूसरे में 6, या पहले में 4, दूसरे में 5, या 5 और 4, या 6 और 3। टोटल हमारे कितने केसेस बने? 4 काम के केसेस बने। टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? पहले में 6 आउटकम है, दूसरे में 6 आउटकम है, 6 इंटू 6 36 टोटल केसेस हैं। काम के केसेस हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? 4/36, यानी कि 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल दैट इज डिविजिबल बाय 6? दो पासों को एक साथ फेंकने पे कुल योग 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो कुल योग हमारा 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? 6 से डिविजिबल होने की। अगर 6 से डिविजिबल होना है तो यानी कि या तो सम हमारा 6 हो और या फिर सम हमारा 12 हो। 12 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जबकि दोनों में आउटकम 6 आए। 6 आने के लिए क्या है? हमेशा सबसे कम से स्टार्ट करना है, यानी पहले वाले पे अगर 1 आए, दूसरे पे 5 आए, फिर 2 + 4 एक एक बढ़ाते जाना है, 3 + 3, 4 + 2 एंड 5 + 1, यानी कि टोटल 5 केसेस आए। ऐसे 5 केसेस यहाँ पे आए, एक केस यहाँ पे आया, 5 + 1 6 केसेस हैं, टोटल 36 केसेस हैं। 6/36 यानी कि 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड बट इट इज नॉट इन एस? ताश की गड्डी ली हमने 52 पत्तों की और इसमें से यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली हमने एक पत्ता निकाला। रैंडमली यानी कि हमने देख के नहीं निकाला, हमें नहीं जानकारी है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया जो कार्ड है वो या तो लाल कार्ड है या फिर इक्का। हाँ, वो लाल कार्ड है लेकिन वो इक्का नहीं है, ठीक है। लाल कार्ड तो है लेकिन इक्का नहीं है। इट इज अ रेड कार्ड बट इट इज नॉट एन एस। हमें पता है 52 कार्ड्स में 26 तो रेड कार्ड होते हैं और 26 होते हैं हमारे ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। और रेड में भी हमारे हर्ट और डायमंड होते हैं। हर्ट जिसको हिंदी में कहते हैं पान, और डायमंड जिसको हिंदी में कहते हैं ईंट। पान लाल होता है और ईंट भी लाल होता है, दोनों लाल होते हैं। ईंट डायमंड के शेप में होता है, ठीक है। 13 कार्ड तो इनके हो गए। और सिमिलरली ब्लैक में स्पेड यानी कि हुकुम और चिड़ी, हुकुम जो कि उल्टे पान जैसा होता है और चिड़ी। क्लियर है? ये भी 13 होते हैं। और 13 कार्ड्स में से एक तो एस होता है, एस यानी कि इक्का, और फिर 2 से लेके 10 तक के पत्ते होते हैं। फिर जैक होता है और क्वीन होती है और किंग होता है। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से कि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये फेस कार्ड्स हैं। 2 से लेकर 10 तक वाले कार्ड्स नंबर कार्ड्स हैं। और
एस, जे, क्यू और के, ये 4 हमारे ऑनर कार्ड्स। अगर क्वेश्चन कभी इस पर बेस्ड आता है तो ये पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कार्ड्स का। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड जो हमने ड्रॉ किया है वो एक रेड कार्ड हो बट एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि टोटल 52 में से हमने एक पत्ता निकाला है, कुल केसेस कितने बनेंगे? 52 बनेंगे। रेड कार्ड निकलना चाहिए, रेड कार्ड कितने हैं? 26 है, लेकिन एस नहीं होना चाहिए और दोनों में एक एक एस होगा, तो 26 में से 2 हमें घटाने पड़ेंगे एस, यानी कि 24 हमारे काम के कार्ड्स होंगे, यानी कि 24 हमारे फेवरेबल कार्ड्स होंगे। 24/52 4 से काटेंगे तो ये आ गया 6/13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10 और अ स्पेड। यानी या तो दहला होना चाहिए और या फिर एक हुक्म का कार्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होगा चलेगा। ठीक है, यानी कि दहला होगा तो भी चलेगा, स्पेड होगा तो भी चलेगा। क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? यानी कि जब पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, यानी जब दहला निकालेंगे तो हुक्म नहीं निकलेगा, या हुक्म निकालेंगे तब दहला नहीं निकलेगा? नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ में। तो पहला केस है, कितनी बार हमारा स्पेड निकलेगा, या स्पेड के कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स हैं स्पेड के। कितने दहले हैं? टोटल 4 दहले हैं, 2 लाल 2 काले। और ऐसे कितने दहले होंगे जो कि दहला भी हो और स्पेड का कार्ड भी हो? ऐसा तो एक ही होगा ना, स्पेड में सिर्फ एक ही दहला तो है, यानी कि 13 में 4 जोड़ेंगे। टोटल केसेस हमारे कितने बने? एक, ये घटाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों में काउंट हुआ है, स्पेड में भी काउंट हुआ है और 10 में भी काउंट हुआ है। तो 13 + 4 - 1, यानी कि 16 हमारे काम के कार्ड्स हैं। 16 कार्ड्स हमारे काम के हैं, 13 स्पेड के और 3 और जो दहले बाकी के हो गए। ठीक है, क्लियर है? 16 काम के हैं, टोटल 52 हैं, 16/52 यानी कि 4/13 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, two cards are drawn together from a pack of 52 cards, so what is the probability that one is a spade and one is a diamond। 52 पत्तों की गड्डी से हमने 2 पत्ते निकाले हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से एक हुकुम का पत्ता हो और एक ईंट का पत्ता हो? क्योंकि इस बार 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो हमारे लिए छोटा सा एक चीज देखना जरूरी है कि जब भी हम n में से r को सेलेक्ट करेंगे, जब भी हम सिलेक्शन करेंगे n में से r का, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा NCR का, जो कि होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है? फैक्टोरियल आप सब जानते होंगे, फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इन शॉर्ट अगर हमें लेटेस्ट से करना है 5 में से 2 का सिलेक्शन करना है, यानी 5 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 5C2, यहाँ पे n हमारा हो गया है 5 और r हो गया है 2, यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आ गई 10। बट इन शॉर्ट हमें हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जब भी हमें दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 5C2 दिया है तो हम 5 के फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म लिखेंगे, यानी कि 5 × 4 और फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। अगर हमें करना है 6C3 तो 6 के फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म लिखेंगे, यानी कि 6 × 5 × 4 और फिर 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 से डिवाइड कर देंगे। 6 से 6 कट गया, ये वैल्यू आ जाएगा 20। एक बार फिर से समझते हैं। अगर हमें करना है 8C4 तो हम 8 फैक्टोरियल के पहले 4 टर्म लिखेंगे, यानी कि 8 7 6 5 और फिर नीचे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1। 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, 4 से काटा, ऊपर 2 आया, 7 × 35 दूनी 70 आ गई। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? साथ में एक और छोटी सी चीज़ कि n में से r चीज़ों को सेलेक्ट करो या n में से n - r चीज़ों को सेलेक्ट करो, बात एक ही है, क्योंकि फॉर्मूला आप देखोगे तो सेम ही बनेगा। जब यहाँ पे r की जगह n - r रखोगे तो ये वैल्यू r फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n - r फैक्टोरियल होगा, बात एक ही रहेगी। n में से जब आप r को सेलेक्ट कर रहे हो, r चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप जिनको रिजेक्ट कर रहे हो वो भी तो एक सिलेक्शन का ही तरीका है।
ठीक है, अगर आपने 10 में से 4 चीज़ों को सेलेक्ट किया तो 6 को रिजेक्ट भी तो किया है, यानी 4 को सेलेक्ट करने के तरीके उतने ही होंगे जितने कि 6 को रिजेक्ट करने के तरीके होंगे, या वाइस वर्सा, यानी कि 6 को सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही 4 को रिजेक्ट करने के तरीके होंगे। इजंट इट सो? क्लियर है? तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे 8C6 निकालना होता, 8 में से 6 चीज़ें चुननी होती, तो हम 8 में से 6 चीज़ें चुनने की बजाय आसान हमारे लिए क्या होता, 8 यानी कि 8C2, और जो कि होता 8 × 7, 8 फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म डिवाइड बाई 2 यानी कि 28। इस समझ के साथ में क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल हमारा कह रहा है 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं तो सैंपल स्पेस हमारा कितना हुआ, 52C2। क्लियर है? और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एक स्पेड हो और एक डायमंड हो। ठीक है, 52 में से हम 2 ड्रॉ कर रहे हैं, 52C2, एक स्पेड से ड्रॉ करना है, यानी कि 13 में से एक ड्रॉ करना है, और एक डायमंड से ड्रॉ करना है, 13C1। क्लियर है? तो क्या आंसर आ जाएगा, 13 × 13 डिवाइडेड बाई 52 × 51/2। 13 से 4 बार गया, 4/2, 2 आया, ये आ गया 13/102। क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? आंसर हमारा हो जाएगा 13/102। ओके, अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि हम पहला हमने पत्ता निकाला, स्पेड निकाला, पहला पत्ता निकाला, स्पेड निकला, 52 पत्ते थे टोटल, 52 में से एक पत्ता निकाला और वो स्पेड का निकला, यानी कि 13 में से एक निकालना है, 13 स्पेड के पत्ते हैं, 13 काम के पत्ते हैं, 13/52 हुई प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। अब अगला पत्ता हम डायमंड निकाल रहे हैं, क्योंकि एक स्पेड और एक डायमंड चाहिए, लेकिन अब जब अगला पत्ता डायमंड निकाल रहे हैं तो 51 पत्ते बचे हैं और डायमंड के पूरे 13 बचे हैं, तो 13/51 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि अभी हमने जो किया है ये आधी काउंटिंग है, क्योंकि हमने पहला पत्ता स्पेड निकाला है, दूसरा डायमंड निकाला है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला डायमंड हो और दूसरा स्पेड हो। पहला डायमंड होगा तो 52 में से 13 पत्ते काम के हैं हमारे, और फिर दूसरा स्पेड, यानी कि अब 51 पत्ते बचे हैं। अब इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तब हमारा आंसर मैच करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब भी ऐसा करो तो आपको सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि हमारा सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप अलग अलग काउंटिंग कर रहे हो, अदरवाइज एक साथ कर रहे हो तो जैसे हमने किया वैसे ही करना है और आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ऑनर कार्ड्स। दोनों ही हमारे ऑनर कार्ड हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ट्राई करते हैं। ठीक है, अगेन टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 52 में से 2 निकाल रहे हैं, 52C2। अब दोनों ऑनर कार्ड होने चाहिए, हमने ऑलरेडी देखा है ऑनर कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं। एस है, जैक है, क्वीन है और किंग है। 4 ऑनर कार्ड हैं, और 4 क्योंकि हर रंग में है तो 4 × 4 टोटल 16 ऑनर कार्ड होंगे, और दोनों ऑनर कार्ड होने यानी कि 16 में से 2 निकालने हैं, 16C2। ठीक है, 16 फैक्टोरियल के पहले 2 टर्म यानी 16 × 15/2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही 52 × 51/2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो कट गया, 15 और 51 दोनों को 3 से काटेंगे, 17 बचेगा नीचे। फिर 16 और 52 दोनों को 4 से काटेंगे, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 13 बचेगा। तो 4 पंचे 20 और नीचे 13 × 17 कितना होगा, 221। 20/221 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 20 तक के क्रमांक वाले टिकटों को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, मिलाया मतलब मिक्स किया जाता है, घोला तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो टिकट है या, और फिर यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली हम एक टिकट को निकालते हैं। टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप, यानी कि जंबल अप कर दिया, हमें नहीं पता कौन सा टिकट कहाँ पे है, और फिर हमने एक टिकट को रैंडमली ड्रॉ किया है। क्वेश्चन पूछा इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाला गया टिकट है उस पर जो संख्या लिखी हुई है वो या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, दोनों का होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 3 या 5 का होना चाहिए, इनका नहीं होगा वो नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5? 3 का मल्टीपल हो, सो फार सो गुड, 5 का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
टोटल हमारे टिकट कितने हैं? 20 हैं। काम के टिकट कितने होंगे? जो या तो 3 के मल्टीपल हो या 5 के मल्टीपल हो। अब 3 के कितने मल्टीपल होंगे हमारे 1 से लेके 20 के बीच में? पहला मल्टीपल कितना है? 3 एकम 3, और आखिरी कितना है? 3 छंग 18, यानी कि 6 मल्टीपल हैं 3 के। फिर 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 एकम 5, और आखिरी 5 चौको 20, 5 चौको यानी कि 4 मल्टीपल होंगे किसके? 5 के। लेकिन जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ मल्टीपल ऐसे भी तो होंगे जो 3 इंटू 5 15 के मल्टीपल हों। ऐसे कितने होंगे? सिर्फ एक होगा 15, सिर्फ एक होगा, उसको घटाना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों में काउंट हुआ है, यहाँ भी काउंट हुआ है, यहाँ भी काउंट हुआ है, यानी कि कितने हमारे काम के नंबर्स आ गए? 6 + 4 10 -1, यानी कि 9 नंबर्स हमारे काम के हैं। टोटल नंबर्स 20 हैं। 9/20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2-digit नंबर chosen at random is a multiple of 4 given that it is also a multiple of 6। अच्छा सवाल है, सिंपल है बट अच्छा सवाल है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यादृच्छिक रूप से चुनी गई एक 2 अंकों की संख्या है और वो 4 का मल्टीपल हो, जबकि हमको ये पता है कि वो 6 का मल्टीपल है। ऑलरेडी हमको नोन है कि वो 6 का मल्टीपल है और हमें पता लगाना है कि वो 4 का मल्टीपल हो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बट हम सिंपली करेंगे। ठीक है, जो चीज़ हमको पता है वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इस बात को याद रखना है, जो चीज़ नोन है, ठीक है, उसके बाहर की कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो हमारा नंबर है 2 डिजिट का नंबर है वो 6 का मल्टीपल है, यानी कि अब 13 17 इस तरह के नंबरों को हमारे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें कितने नंबर होंगे? सिर्फ वही नंबर होंगे जो 2 डिजिट के हों और 6 के मल्टीपल हों। 2 डिजिट के हों और 6 के मल्टीपल हों। तो सबसे छोटा मल्टीपल कितना होगा? 6 दूनी 12, सबसे बड़ा 96, 6 इंटू 16, 16 छक्का 96। ठीक है, तो यानी कि कितने मल्टीपल हुए हमारे एक टोटल? 16 - 6, 16 - 1, 15 मल्टीपल हुए, 15 मल्टीपल्स हुए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, और इन जनरल क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है हमारा 12 18 24 30 36 वगैरह वगैरह 96 तक। ठीक है, तो अगर हमें टोटल निकालना है इन जनरल होता तो क्या करते? 96 में से 12 घटाते, फिर क्योंकि 6 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 6 का कॉमन डिफरेंस है, डिवाइड बाई 6 करते और फिर +1 करते, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है कितनी? 84/6, यानी कि 14 + 1, यानी कि 15 मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? बहरहाल 15 मल्टीपल हमारे आ गए 6 के। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से 4 के मल्टीपल कितने होंगे? ओके, अगर 6 का मल्टीपल है यानी कि 2 का और 3 का मल्टीपल तो है ही है, 2 का है, इवन है, और 3 का मल्टीपल है। हमें चाहिए 4 का मल्टीपल, यानी कि मिनिमम 4 से डिविजिबल हो। तो 12 एक नंबर हो गया हमारा। अगला नंबर क्या होगा? 18 नहीं होगा 4 का मल्टीपल, फिर 24 होगा, फिर ऐसे ही 36 होगा, और फिर लास्ट 96 होगा। टोटल कितने मल्टीपल आए? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 96 -12 AP है, डिवाइड बाई 12 +1, यानी कि 84/12, 7 + 1, 8 मल्टीपल्स हैं, 8 मल्टीपल्स ऑफ 4, 15 मल्टीपल्स हैं 6 के, और जिनमें से कि 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल भी हैं, यानी कि सैंपल स्पेस में 15 हैं टोटल, हमारे काम के हैं 8, तो आंसर आ जाएगा 8/15। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक ग्लास का जार है, एक कांच के जार में 3 सफेद गेंदें हैं, 8 नीली गेंदें हैं, 6 लाल गेंदें हैं और 7 काली गेंदें हैं। यदि जार से रैंडमली एक गेंद चुनी जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो गेंद चुनी गई है, वो जो बॉल चुनी गई है, वो या तो ब्लैक हो या ब्लू हो, या तो काली हो या नीली हो। आसान सवाल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, टोटल 3 सफ़ेद हैं, 8 नीली, 6 लाल और 7 काली, यानी कि
3 + 8 + 6 + 7, 7 6 13 11, 24 बॉल्स हैं। और काली कितनी है? 7 है। नीली कितनी है? 8 है। यानी कि 15 हमारे काम की बॉल्स हैं। फेवरेबल आउटकम है, इजंट इट सो? तो आंसर आ जाएगा टोटल 24 और काम के हैं 15, 15/24, यानी कि 5/8 हमारे काम का आंसर है, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक कलश में 6 लाल, 4 नीले, 2 हरे और 3 पीले कंचे हैं। एक अर्न में 6 red, 4 blue, 2 green and 3 yellow marbles are there. If 3 marbles are picked up at random, what is the probability that 2 are blue and 1 is yellow? 3 कंचे हमने रैंडमली उठाए हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से 2 नीले होंगे और 1 पीला होगा। तो टोटल कितने कंचे हैं? 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15। 15 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो तरीके होंगे 15C3। काम के तरीके क्या है? जब 2 नीली हो और 1 पीली हो, 2 नीली, 4 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, तरीके होंगे 4C2। 1 पीली हो, टोटल 3 ही सेलेक्ट करनी है, 1 पीली 3C1, और बचे हुए में से 1 भी सेलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, टोटल 3 ही सेलेक्ट करनी थी, तो 4C2 × 3C1 ये हमारे काम के तरीके हो गए। टोटल हो गया 15C3। ऊपर क्या आएगा? 4C2 कितना होगा? 6 होगा। 4 × 3/2 6 × 3, और नीचे क्या आएगा? 15C3, यानी 15 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म 15 × 14 × 13 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 3 × 2। 2 से काटेंगे 7 बचेगा, 3 से काटेंगे 5 बचेगा। तो 6 त्रिक 18/5 7 35 × 13, 35 × 13 कितना आएगा? 35 धाम 350, 35 तियाँ 105, 455, 18/455 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स में 5 लाल, 4 हरी और 3 काली गेंदें हैं। यदि 3 गेंदें रैंडमली निकाली जाती हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इनमें से ठीक ठीक 2 गेंदें लाल रंग की हों। एग्जैक्टली 2 balls आर ऑफ रेड कलर। ठीक 2 गेंदें लाल होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 तो रेड चाहिए हमको। और तीसरी बॉल, एक बॉल कुछ भी हो, एक बॉल जो चाहिए वो क्या हो? या तो ग्रीन हो या ब्लैक हो, रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल कितना निकाल रहे हैं? 3 निकाल रहे हैं। टोटल गेंदें कितनी है? 5 4 9 3 12, 12 में से 3 निकाल रहे हैं। सैंपल स्पेस कितना होगा? 12C3। काम का क्या है? 5 में से 2 रेड, 5 रेड है, 5 में से 2 रेड चाहिए, यानी 5C2। और बची कितनी? 4 3 7, 7 में से कोई भी एक गेंद चलेगी क्योंकि रेड नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो 5C2 × 7C1। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 10 × 7, और नीचे क्या है? 12 फैक्टोरियल के पहले 3 टर्म 12 11 10 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, 6 से काटा 2 बचा, 2 से काटा 5 बचा, 5 से काटा नीचे 2 बचा, 7/22 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, 7/22 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक बॉक्स में 5 रेड 4 ग्रीन, सेम इंफॉर्मेशन है, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही रंग की ना हो? वे गेंदें एक ही रंग की नहीं होनी चाहिए। सारी गेंदें एक रंग की, इस बात का मतलब क्या? दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, व्हाट डज दैट मीन? इस बात का मतलब क्या हुआ? मायने क्या हुआ इसके? इसका मतलब ये हुआ कि क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 केसेस लिख देता हूं मैं ताकि बेटर क्लैरिटी हो। लेटस से हो, एक हमारी रेड हो, एक ग्रीन हो, एक ब्लैक हो, बिल्कुल चलेगा ये। पर अगर 2 रेड हैं, एक ग्रीन है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, ये भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये लिखा है वे एक ही रंग की ना हो, यानी कि सारी एक रंग की ना हो, इस बात का मतलब है सारी एक रंग की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होगा।
इसलिए लैंग्वेज को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि ये भी अलाउड होगा और ये भी अलाउड होगा। ठीक है, तो अलग अलग हम सबको काउंट करते बैठेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन में गलती होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है जब कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो। इजंट इट सो? कोई केस मिस भी हो सकता है। तो क्या हमें करना है, हमें बस वो नहीं चाहिए जबकि सारी की सारी गेंदें एक ही कलर की हों। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से वो केसेस घटा देते हैं जबकि हमारा ऑल आर सेम कलर। ठीक है, यानी कि या तो सारी की सारी लाल हो, या तो सारी की सारी हरी हो, और या तो सारी की सारी काली हो। उन केसेस को हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आने वाली है, जब सारी लाल होंगी यानी कि तीन की तीनों लाल हो 5C3, जब सारी हरी होंगी चार की में से तीन की तीनों, चारों में से सेलेक्ट की जाए 4C3, और ऐसे ही तीनों काली हो 3C3। ये केसेस हो गए जो हमें हटाने हैं। और टोटल केसेस कितने हैं, 12C3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आ गया 1 माइनस ये कितना, 5C3 होगा 10, 4C3 होगा 4, और 3C3 होगा 1, डिवाइडेड बाई 12C3 कितना होगा, ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना पहले, 12 इंटू 11 गुणे 10/6, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू 10 220। तो 1 माइनस 15/220, 5 से काटेंगे ऊपर 3 आएगा नीचे 44 आएगा, 1 माइनस 3/44 यानी कि 41/44 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 41/44 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कहीं कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल भी सेम इंफॉर्मेशन है, बस क्या कह रहा है, दैट ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क है, पिछला कह रहा था दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, यानी कि दो सेम हो सकती है, तीनों सेम नहीं होनी चाहिए, और ये कह रहा है तीनों ही अलग अलग होनी चाहिए, सभी अलग अलग रंग की होनी चाहिए। यानी कि इस बार एक ही केस चलेगा कि एक हमारी रेड हो, एक ग्रीन हो, और एक ब्लैक हो। टोटल तो भी वही है 12C3। एक रेड चाहिए यानी कि 5 में से एक चाहिए, एक ग्रीन चाहिए 4 में से एक चाहिए, और एक ब्लू चाहिए यानी कि ब्लू क्यों लिख रहा हूं मैं, एक ब्लैक चाहिए यानी कि 3 में से एक चाहिए। यानी कि 5 चौको 20 यहाँ 60/220, 6/22 यानी कि 3/11 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक पत्थर का संग्रह करता है, पत्थर इकट्ठे करता है, नया नया पत्थर इकट्ठे करता है। तो एक पत्थर संग्रहकर्ता के पास 2 बैग हैं। अ स्टोन कलेक्टर हैज 2 बैग्स, एक में 4 सफेद और 8 काले पत्थर हैं, और दूसरे में 5 सफेद और 5 काले पत्थर हैं। ठीक है, वन विद 4 व्हाइट एंड 8 ब्लैक स्टोन्स एंड अनदर विद 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक स्टोन्स। यदि वह दोनों थैलों में से किसी एक में से एक पत्थर निकालता है तो सफेद पत्थर निकलेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सफेद पत्थर निकले? ठीक है, क्लियर है? तो उसके पास 2 बैग है, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में 4 व्हाइट स्टोन्स हैं और 8 ब्लैक स्टोन्स हैं, और बैग 2 में 5 व्हाइट स्टोन्स हैं और 5 ब्लैक स्टोन्स हैं। क्लियर? क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या सिनेरियो बन सकता है? अब पहला बैग लेगा या दूसरा बैग लेगा, कोई बैग ले सकता है, ये तो उसके ऊपर है, कोई बैग ले सकता है। यानी कि दोनों बैग, क्योंकि 2 ही बैग है तो पहला बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी कि वो B1 सेलेक्ट करे, पहला बैग से पत्थर निकाले, 1/2 होगी, और सिमिलरली दूसरे से पत्थर निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और या तो वो पहले से निकालेगा या दूसरे से निकालेगा। ठीक है, तो अगर वो पहले बैग से पत्थर निकालता है तो पत्थर सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल सफेद पत्थर कितने हैं, 4 हैं। टोटल पत्थर कितने हैं, 12 हैं। 12 में से 4 यानी 4/12। ठीक है, जब दूसरे से निकालेगा तो सफेद निकालने की प्रायिकता कितनी हुई, 5/10। और या तो पहले से निकालेगा या दूसरे से पत्थर निकालेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी को हम ऐड अप कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ये हो जाएगा, कितना हुआ, 1/2 इंटू 1/3, यानी 1/2 को कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1/3 प्लस 1/2, यानी कि 2/6 प्लस 3/6, 5/6, 1/2 इंटू 5/6, यानी कि 5/12 हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4 persons आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women and 4 children. द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of them आर चिल्ड्रन इज, एग्जैक्टली 2 उनमें से बच्चे हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और 4 बच्चों के समूह में से 4 व्यक्तियों को हम यादृच्छिक रूप से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनमें से ठीक ठीक 2 बच्चे हों। यानी कि हमने टोटल सिलेक्शन कितना करना है? 4 लोगों का, उसमें से 2 बच्चे चाहिए और बचे हुए 2 क्या हों? बचे हुए जो 2 होंगे वो 3 मेल और 2 वुमेन, 3 मेन और 2 वुमेन में से सेलेक्ट होने चाहिए। और ये जो 2 बच्चे होंगे एक इनमें से सेलेक्ट होंगे, ये 4 चिल्ड्रन में से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कितने लोग हैं? 3 2 5 4 9, 9c4। काम के कितने हैं? जबकि 2 बच्चे हों, 4 में से 2, 4c2, और बचे हुए 2, 3 + 2, 3 मेन और 2 वुमेन में से कोई 2 हो, यानी कि 5 में से कोई भी 2 हो, यानी 5c2। 4c2 हो जाएगा 6, 5c2 हो जाएगा 10 और 9c4 कितना होगा? 9 फैक्टोरियल के पहले 4 टर्म यानी 9 8 7 6 बटे 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 3 से काटा 2 बचा। ठीक है, फिर क्या है? 2 से काटा ऊपर 3 बचा, 3 से काटा 3 बचा और कुछ बचा 10 बटे 3 × 7, ये 7 बचा है, ये 3 बचा है, 10 बटे 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आती है बात ये? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें कि 20 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, जिनमें से कि 4 डिफेक्टिव हैं। 2 बल्ब्स को हमने रैंडमली चूज किया है बॉक्स से, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 1 of them इज डिफेक्टिव। 20 बिजली के बल्ब हैं, 4 खराब हैं, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अगर हम 2 बल्ब चुनते हैं तो कम से कम उनमें से एक खराब हो। ठीक है, तो यानी कि 2 केसेस बनेंगे, या तो एक डिफेक्टिव हो, एक सही हो, या दोनों डिफेक्टिव हो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या है? 4 खराब है यानी 16 तो सही है, तो एक डिफेक्टिव में से होना चाहिए। टोटल कितने केसेस बनेंगे? 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं हम, एक डिफेक्टिव में से चाहिए यानी 4 में से एक चाहिए और बचे हुए 16 में से एक चाहिए। दूसरा केस क्या है? दोनों ही डिफेक्टिव में से हो, यानी कि 4 में से 2 चाहिए और बचे हुए 16 में से 0 चाहिए। तो चाहे लिखो या ना लिखो, बट समझने के लिए लिख दिया, 16c0 डिवाइडेड बाई 20c2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 × 16 64 बटे 20c2 कितना होगा? 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 210, और ये वैल्यू कितनी होगी? 4c2 यानी कि 6 बटे 210, यानी कि 70 बटे 210। एक सेकेंड, एक डिफेक्टिव हो एक सही हो, या फिर दोनों डिफेक्टिव हो। तो एक डिफेक्टिव होगा तो 4c1 × 16c1 डिवाइडेड बाई 20c2, और दूसरा केस है 4c2 यानी कि 6, ये तो आ गया 64 + 6 70 बटे वो 20 × 19 होगा, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया ना। ठीक है, 20 × 19 होगा, तो 64 बटे 190 + 6 बटे 190 यानी कि 70 बटे 190, 7 बटे 19 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी सवाल को करने का एक ज़्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता था कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से वो केस घटा दें जबकि नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव ना हो, तो हमें हमारे काम का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसके अलावा बाकी बचे हुए केसेस में कम से कम एक खराब तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस यानी कि दोनों ही किस में से सेलेक्ट किए जाए? 16 में से 16c2 डिवाइडेड बाई 20c2, तो ये कितना आएगा? 16c2 कितना हुआ? 16 × 15 बटे 2 और बटे 20 × 19 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 3 4 4 12 बटे 19 यानी कि 1 माइनस 12/19, आंसर आ गया 7/19। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है सेकंड वाला।
क्या बात समझ में आती है? हमेशा कोशिश करना है कि जो शॉर्टर तरीका हो, दोनों ही तरीके समझ में आने चाहिए। कभी दूसरा वाला तरीका शॉर्ट होगा, कभी पहला वाला शॉर्ट होगा। जब जो तरीका शॉर्ट होगा जिससे हमारी कैलकुलेशन बचती होगी, हम उस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बॉक्स देयर आर 10 एप्पल्स एंड 2/5 आर रॉटन। एक बॉक्स में, एक डिब्बे में 10 सेब हैं और 2/5 सेब सड़े हुए हैं। यदि 3 सेब निकाले जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक सेब सड़ा हुआ निकले, मिनिमम एक सेब सड़ा हुआ निकले। अब यहाँ पे हम जानते हैं पिछली बार तो 2 ही निकालने थे, इस बार 3 निकाल रहे हैं, तो ज्यादा केसेस बनेंगे। बेटर है कि टोटल में से हम वो केसेस घटा दें जबकि एक भी सेब, सारे सेब सही हो, ऑल एप्पल्स आर फाइन। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दें तो कोई ना कोई एक तो सड़ा हुआ निकलेगा ही। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5 सेब सड़े हुए हैं, 2/5 का मतलब कितना हुआ, टोटल कितने हैं 10, तो 2/5 गुणे 10 यानी कि 4 सड़े हुए हैं, 6 सही सेब हैं, तो 6 में से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, ये काम का हुआ। और टोटल कितना होगा, 10 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 6C3 कितना हो जाएगा, 6 5 4/6 यानी 20, और 10C3 कितना होगा, 10 9 8/6, 10 से काटेंगे 2 बचेगा, 4 बचा, 9 चौको 36/6 यानी कि 6 आया, 1 - 1/6 यानी कि आंसर हो जाएगा 5/6, 5/6 हमारा आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है देयर आर 250 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक कक्षा में 250 छात्र हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंजेस एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मैंगोज। 40% छात्रों को संतरे पसंद है और 50% छात्रों को आम पसंद है। 50 विद्यार्थी ऐसे हैं, 50 स्टूडेंट्स आर हु लाइक बोथ ऑफ देम, जिनको कि दोनों ही पसंद है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको परसेंटेज में दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नंबर में दिया है। क्वेश्चन पूछा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि रैंडमली चुना गया एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो उसको संतरे पसंद है और आम भी नहीं पसंद है उसको। चलो संतरे तो समझ में आता है, नहीं पसंद होते कुछ लोगों को, पर आम भी नहीं पसंद है, चलो ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन है जिसको कि दोनों ही नहीं पसंद। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे हैं जिनको संतरे पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिनको आम पसंद है, कुछ ऐसे हैं जिनको कि दोनों ही पसंद है। क्लियर है? 40% को संतरे पसंद है, ठीक है, ऑरेंजेस पसंद है। 50% ऐसे हैं जिनको कि मैंगोज पसंद है, और 50 ऐसे हैं जिनको कि दोनों पसंद है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 250। 250 में से 50 कितना हुआ, 50/250 यानी कि 1/5 यानी कि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि दोनों ही पसंद है। तो 20% यहाँ पे आ गया, कॉमन हो गया दोनों में। 20% अगर यहाँ आ रहा है, टोटल 40% है, यानी कि ये वैल्यू कितना होगा, 40 - 20 यानी कि 20% यहाँ पे आएगा, और ये वैल्यू आएगा 50 - 20 यानी कि 30% यहाँ पे आएगा। तो ऐसे कितने लोग हुए जिनको कि या तो ऑरेंज पसंद है या फिर मैंगो पसंद है। ठीक है, कितने हुए, 20 + 20 + 30 यानी कि 70%। या फिर ऐसे भी देख सकते थे कि 40 + 50% माइनस, ये परसेंटेज में वैल्यूज है, -20%, एक ही बात है। ठीक है, 70% आ गए हमारे जिनको कि ऑरेंज पसंद है या फिर मैंगोज पसंद है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है जिनको कि दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो हमें बस 1 में से, टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये घटा देना है, यानी कि 1 - 70% कितना हुआ, 7/10 या 0.7, तो बच गया 3/10। और ये हमारे वो लोग हैं जिनको कि कुछ भी पसंद नहीं है। क्लियर है? ठीक है, 3/10 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, देयर इज 1/5 प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी सिलेक्टेड। ए और बी एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। 1/5 इस बात की संभावना है कि ए का चयन किया जाएगा, और 1/9 इस बात की संभावना है कि दोनों का चयन किया जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, 1/9 इस बात की संभावना है कि दोनों का चयन किया जाएगा। तो इस बात की क्या संभावना होगी कि उनमें से किसी का भी चयन नहीं किया जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी ए को सिलेक्ट किया जाए कितनी है, 1/5, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों को सिलेक्ट किया जाए, यानी कि ए को भी किया जाए और बी को भी किया जाए। ठीक है, ये कितनी है, 1/9। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ठीक है, दोनों का ही चयन किया जाए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है 1/5, तो यहां से क्या हमें पता चल जाएगी बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। जैसे ही आप इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/9। क्वेश्चन कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, कि ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ना होने की कितनी होगी, ना होने की कितनी होगी, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। और सिमिलरली बी के नहीं होने की क्या होगी, 1 माइनस 5/9, यानी कि 4/9। और दोनों का ही नहीं होना है, तो 4/5 गुणे 4/9 आंसर आ जाएगा 16/45। क्या ये बात समझ में आती है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 16/45 विल बी अवर आंसर। ठीक है, समझ में आता है? ओके, या फिर वैसे देखते हैं अगर हम, तो हमें पता है कि ए के होने की संभावना क्या है, 1/5। बी के होने की संभावना क्या है, 5/9। और दोनों के होने की संभावना कितनी है, वो तो ऑलरेडी गिवन है 1/9। ठीक है, यानी कि ये वो केसेस हैं जबकि या तो ए होगा या बी होगा, दो में से कम एक तो होगा। तो टोटल में से बस ये अगर घटा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 1 माइनस ये वैल्यू कितना आएगा, 45, नीचे एलसीएम ले लिया तो आ गया 9 प्लस 25 माइनस 5, यानी कि 1 माइनस 29/45। तो आंसर आ जाएगा 16/45। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। दोनों एक ही बात है, एक ही तरीका है, एक तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। एक आदमी और उसकी पत्नी एक साक्षात्कार में उपस्थित होते हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/7, और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, पति चुना जाएगा, इसकी प्रायिकता है 1/7, और पत्नी चुनी जाएगी, इसकी प्रायिकता है 1/5। तो केवल एक को चुना जाना है, यानी कि जब पति को चुना जाएगा, जब हस्बैंड को चुना जाएगा तो वाइफ को नहीं सेलेक्ट करना है, और जब हस्बैंड को नहीं सेलेक्ट करेंगे तब वाइफ को सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली एक को ही चुना जाना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हस्बैंड को सेलेक्ट करने की प्रायिकता कितनी है, 1/7, और वाइफ को सेलेक्ट नहीं करने की तो 1/5 है, नहीं करने की कितनी होगी, 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। तो ऐसे तो हमारा हस्बैंड सेलेक्ट हुआ और वाइफ नहीं हुई। दूसरा केस क्या बनेगा, जबकि हस्बैंड को नहीं सेलेक्ट करने की है 6/7, और वाइफ को सेलेक्ट करने की है 1/5। ये कितना आ गया, 4/35 प्लस 6/35, यानी कि 10/35 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी इस बात की, जबकि या तो सिर्फ हस्बैंड सेलेक्ट किया जाए या सिर्फ वाइफ, और ये सिंप्लीफाई होगा अभी और, तो ये हो जाएगा 2/7, 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, ए 5 में से 3 बार सत्य बोलता है और बी 8 में से 5 बार सत्य बोलता है। ए स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स and B speaks truth 5 out of 8 times. What is the probability that they will contradict each other if asked about the same fact? इसकी क्या संभावना है यदि उनसे एक ही सवाल पूछा जाए, एक ही तथ्य के बारे में पूछा जाए, तो वे एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, एक दूसरे का खंडन करेंगे। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि अगर उनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं और उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, यानी कि ए अगर सच बोलेगा तो बी झूठ बोले, तभी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। या फिर ए जब झूठ बोलेगा तो बी सच बोले, जब ए ट्रूथ बोलेगा तो बी फॉल्स बोले, या फिर ए जब फॉल्स बोले तो बी ट्रूथ बोले। दो में से एक केस बनेगा, इजंट इट सो? तभी कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और ए सच कब बोलता है, 3 आउट ऑफ 5 बार, 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स, यानी कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/8 है।
बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। और ठीक इसी तरह से ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 3/5। अगर 5 में से 3 बार सच बोल रहा है, 2 बार झूठ बोलेगा, 2/5। और इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे, क्योंकि या तो पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा। और यानी कि एडिशन, 3 त्रिका 9/40 प्लस 2 पंचे 10/40, यानी कि आंसर आ जाएगा 19/40। अच्छा, ऐसे केसेस में एक छोटी सी चीज जो हमेशा याद रखनी है कि हम करने को यहाँ पे 5 से 5 काट सकते थे दूसरे वाले केस में, पर फिर आखिर में तो एलसीएम लेना ही पड़ता, इजंट इट सो? तो कभी भी ये कैंसिल आउट नहीं करना जब तक लास्ट में हम एडिशन नहीं कर दें, ठीक है? तो प्रॉपरली ऐड करना है हमको आखिर तक, ताकि सिंपली जो हमारा टर्म बनेगा वही बने, अननेसेसरी हमारा कैलकुलेशन जो है और मुश्किल ना हो, कि यहाँ तो आसान था पर कभी कभी इसकी वजह से कैलकुलेशन और मुश्किल हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए 5 में से 4 बार सत्य बोलता है और बी 8 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो इसकी क्या संभावना है यदि उनसे एक ही तथ्य के बारे में पूछा जाए तो एक दूसरे से सहमत होंगे, एग्री करेंगे? ठीक है, अब एग्री करने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों सच बोले हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों झूठ बोल रहे हो और एग्री कर रहे हो, झूठ बोल के भी एग्री किया जा सकता है, इजंट इट सो? तो या तो ऐसा होगा कि ए और बी दोनों ही सच्चे हैं, सच बोल रहे हैं, और या फिर दोनों ही हमारे ए और बी झूठ बोल रहे हैं। ए सच बोलेगा कितना, 5 में से 4 बार, यानी कि 4/5 है प्रोबेबिलिटी, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। और ए झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5, और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। जो दोनों सच बोलने के कितना केस बनेगा, 4×3=12/40, और जब दोनों झूठ बोलेंगे तो 5/40। तो 12/40 प्लस 5/40 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 17/40, 17/40। क्लियर होती है बात? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 बॉयज ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया, 3 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया, और उनके दौड़ पूरी करने की जो संभावना है वो है 1/3, 1/4 और 1/5। 3 boys took part in a race. If their possibility of completing the race are 1/3, 1/4 and 1/5 respectively, then what is the probability that at least one of them will complete the race? कि उनमें से कम एक दौड़ को पूरी करेगा, कम से कम एक, यानी कि एक भी करेगा तो चलेगा, 2 भी करेंगे तो चलेगा, 3 भी करेंगे तो भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? जबकि उनमें से कोई भी दौड़ को पूरी ना कर पाए, ठीक है, यानी कि तीनों ही दौड़ को पूरा ना कर पाए, वो नहीं चलेगा। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल केसेस लेने के हम क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो घटा दें, जबकि कोई भी नो वन कंप्लीट्स द रेस। नो वन मतलब कि इन तीनों में से कोई भी रेस को कंप्लीट नहीं करता, बाकी तो कर ही रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है? तो 1 माइनस पहला वाला रेस कंप्लीट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ना करने की कितनी होगी, 1 माइनस 1/3। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए 1 माइनस 1/4 कि वो ना करे, और तीसरे वाले के लिए 1 माइनस 1/5, यानी कि 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, यानी कि 1 माइनस 2/5। तो आंसर आ गया स्ट्रेट अवे 3/5। 3/5 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उनमें से एक तो ऐसा जरूर होगा जो कि दौड़ को पूरा करे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 बॉयज सिमिलर है, लास्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा इस बार डिफरेंट है, कि देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग फर्स्ट इन द रेस आर 1/3, 1/4 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। तो पहला आए रेस में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 1/4 और 1/5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट वन ऑफ देम विल कम फर्स्ट इन द रेस, कि इनमें से कोई एक रेस में फर्स्ट आए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो यहाँ पे एक छोटी चीज समझने वाली क्या है, कि क्या ये जो इवेंट्स हैं, जब पहला वाला फर्स्ट आएगा तो क्या सेकंड वाला फर्स्ट आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, ठीक है? तो या तो पहला फर्स्ट आएगा, ठीक है, पहला बॉय फर्स्ट आएगा, बॉय 1 फर्स्ट आएगा, या फिर बॉय 2 फर्स्ट आएगा,
या फिर बॉय 3 फर्स्ट आएगा, या फिर कोई और आएगा फर्स्ट। पर हमें ये वाला चाहिए कि जबकि इनमें से कोई एक केस हो, ठीक है। और ये सारी की सारी इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। भाई फर्स्ट तो एक साथ दो लोग नहीं आ सकते ना, एक ही आ सकता है एक बार में। तो जब पहला आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3, तब दूसरा नहीं आएगा। जब दूसरा आएगा तब तीसरा नहीं आएगा। तो हमें सीधे सीधे इन प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे 60 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा पहले वाले केस में 20, दूसरे में 15, तीसरे में 12, यानी कि 20 + 15 35 + 12 47/60 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है? ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन ना रह जाए। एग्जाम में कैसा भी सवाल आए, कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो भी समझ तो यही होगी, बेसिक तो यही होगा। तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। तो कहीं पे भी डाउट आता है तो उस चीज़ को एक बार फिर से देख लो, क्या बातें मैं कह रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हो। ठीक है। कि यहाँ पे क्यों हमने एडिशन किया डायरेक्टली, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक दूसरे के साथ साथ में घटित नहीं हो सकती हैं। जब पहला वाला घटित होगा तो दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा इवेंट होगा तब पहला नहीं होगा। ठीक है। और अगर दोनों साथ में हो सकते होते तब फिर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते। ठीक है। फिर हमें केसेस बनाने पड़ते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इफ ए बी एंड सी कैन हिट अ टारगेट विद प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.4 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। यदि ए बी और सी क्रमशः 0.5, 0.4 और 0.2 प्रायिकता वाले लक्ष्य को भेद सकते हैं, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ में एक टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो अगर वो एक साथ लक्ष्य पे गोली चलाते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कम एक के द्वारा लक्ष्य को डेफिनेटली भेदा जाएगा। कम से कम एक जैसा जरूर होगा जिसने कि लक्ष्य को, टारगेट को हिट किया होगा। आसान सवाल है, पहले हम कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या हमें करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ केस बनाने के कि या तो ए ने भेदा या बी ने भेदा या सी ने भेदा या ए और बी दोनों ने भेदा या ए बी और सी दोनों ने भेदा, ऐसे तो मल्टीपल केस बनेंगे या तीनों ने भेदा। ठीक है। कितने केसेस हम बनाएंगे? इससे बेहतर क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से वो केस घटा दें जबकि नो वन हिट्स द टारगेट, यानी कि किसी ने भी हिट नहीं किया, सब मिस कर गए। क्योंकि ये करना आसान है, सिर्फ एक केस को घटाना है 1 में से। और अगर किसी ने भी मिस हिट नहीं किया है, यानी कि सबने मिस किया है, उसको हटा दोगे तो बाकी केसेस में किसी ना किसी एक ने तो जरूर ऐसा होगा जिसने कि टारगेट को हिट किया होगा। ठीक है। पहला वाला मिस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 0.5, यानी कि 0.5 आ जाएगी। दूसरा वाला मिस करे, इसकी क्या होगी? 1 - 0.4, यानी कि 0.6 आ जाएगी। तीसरा वाला मिस करे, इसकी हो जाएगी 1 - 0.2, यानी कि 0.8 आ जाएगी। कितना हो गया ये? 5 छक्का 30 अट्ठे 240, और 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, यानी कि 1 - 0.24, तो 0.760 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए बी और सी can hit a target with probability 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. So what is the probability that exactly two of them hit the target? ठीक है। ए बी और सी की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जैक्टली कह रहा है कि ठीक ठीक दो के द्वारा लक्ष्य को भेदा जाए। तो इस बार हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली दो को लक्ष्य को भेदना है, टारगेट को हिट करना है। तो पहला केस बनाते हैं कि जबकि ए और बी दोनों ने हिट किया, सी ने मिस कर दिया। दूसरा केस हो सकता है कि ए ने तो हिट किया, सी ने तो हिट किया, लेकिन बी ने मिस कर दिया। और तीसरा केस होगा जबकि ए मिस करेगा और बी और सी दोनों हिट करेंगे। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। ए हिट कर रहा है टारगेट को, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए की 1/2। बी भी हिट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। लेकिन सी मिस कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/4, यानी कि 3/4। क्लियर है? प्लस, क्योंकि या तो पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, और यानी कि प्लस एडिशन। दूसरे वाले केस में क्या है? ए हिट कर रहा है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, बी मिस कर रहा है तो 2/3 होगी,
और सी हिट कर रहा है तो 1/4 होगी। तीसरे वाले केस में ए मिस कर रहा है लेकिन एक ही, क्योंकि 1/2 प्रोबेबिलिटी हिट करने की थी तो मिस करने की भी 1/2 ही होगी। बी के हिट करने की 1/3 और सी के हिट करने की 1/4। अगेन यहाँ पे भी काटाकूटी नहीं करनी है, ठीक है, तीनों ही केसेस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 24 ही आने वाला है। बस न्यूमरेटर देख लो, पहले वाले में 3 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में 1 आएगा, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6/24, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 1/4, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आसान सवाल था, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा किसी लक्ष्य को भेदने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वह है 2/5, यानी कि 5 में से 2 बार। एक सेकंड, ये क्वेश्चन ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा है, तो आगे करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन कैन हिट अ टारगेट वंस इन 4 शॉट्स, यानी कि क्या हुआ, लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। भाई 4 में से एक बार हिट कर रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 4 में से कम एक बार लक्ष्य को भेदता है। हाँ, बात तो लगभग वो वही है, आगे कुछ अलग है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, तो अगर वो 4 शॉट लगाता है, इफ ही फायर्स 4 शॉट्स इन सक्सेशन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट। ठीक है, तो अगर लक्ष्य को भेदने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी कि 4 में से वो एक शॉट हिट करता है और 4 शॉट लगातार लगाता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट ही विल हिट द टारगेट। अब ऐसा लग सकता है कि जब वो 4 में से एक शॉट हिट कर रहा है और 4 शॉट लगातार कर रहा है, तो यानी कि 4 में से एक हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इन जनरल बात कही जा रही है कि अगर वो 4 में से एक हिट कर रहा है, यानी कि उसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म में अगर वो मान लीजिए 4,000 उसने शॉट लगाया, तो 4,000 में से संभावना है कि शायद 1,000 शॉट ऐसे होंगे जो कि हिट करेंगे, ठीक है। 1/4 का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने 4 लगाए तो एग्जैक्टली एक नहीं हिट किया होगा, ऐसा मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/4 आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 में से कम एक बार लक्ष्य को भेदे, यानी कि उसको लक्ष्य को हिट तो करना ही करना है। तो हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल लें इंस्टेड ऑफ केस बनाने के, कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस घटा दें जबकि वो हिट नहीं करता है, ही डज नॉट हिट द टारगेट। 4 बार फायर करता है शॉट, पर 4 में से एक भी शॉट उसका लगता नहीं है निशाने पे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पहला शॉट निशाने पे ना लगे, निशाने पे लगने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ना लगने की है 3/4, दूसरा भी ना लगे 3/4, तीसरा भी ना लगे 3/4, चौथा भी ना लगे 3/4। ये कितना हो गया, 1 - 3/4 टू द होल पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, 4 की पावर 4 कितना हुआ 16 का स्क्वायर 256, 256 - 81/256, ये कितना आ गया 170 + 5 175 डिवाइडेड बाई 256 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, बात समझ में आती है? ओके, 175 डिवाइडेड बाई 256 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है, ऑप्शन डी। यही वो प्रोबेबिलिटी होगी जबकि वो 4 में से कम एक बार लक्ष्य का संधान करे, एटलीस्ट एक बार टारगेट को हिट करे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 2/5, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स एग्जैक्टली थ्राइस आउट ऑफ 5 शॉट्स। किसी व्यक्ति द्वारा लक्ष्य को भेदने की जो प्रायिकता है वो है 2/5। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो 5 में से ठीक ठीक 3 बार लक्ष्य को भेदे। पहली चीज यहां पे क्या है कि अगर 5 बार वो टारगेट पे निशाना लगा रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि पहली बार हिट करे, दूसरी बार हिट करे, तीसरी बार हिट करे और बाकी 2 बार मिस कर जाए। या ऐसा हो सकता है पहली बार हिट करे, फिर 2 बार मिस करे, फिर 2 बार हिट करे। या ऐसा हो सकता है पहले हिट, फिर मिस, फिर 2 बार हिट, फिर मिस। तो ऐसे ही मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, इजंट इट सो। हर एक केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो हमें ये तो पता है कि 3 बार हिट करेगा और 2 बार मिस करेगा, पर वो कौन से 3 बार हिट करेगा ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले तो वो 3 हिट कब होंगे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ 3 हिट्स आउट ऑफ 5,
ठीक है, यानी कि कितने तरीके होंगे, 5C3, इससे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं इससे ऑफ 3 हिट्स आउट ऑफ 5। क्लियर है, तो ये तो सिलेक्शन हो गया, कौन से 3 बार वो हिट करेगा। अब 3 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी, एक बार हिट करने की कितनी है, 2/5, 3 बार हिट करने की, क्योंकि 2/5 का होल क्यूब, और 2 बार जो मिस कर रहा है, एक बार मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 2/5, यानी कि 3/5 एक बार मिस करने की है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 3 हिट की, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2 मिस की। तो ये टोटल हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, ये टोटल वैल्यू हमारा ये आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। 5C3 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, इंटू 2/5 का होल क्यूब, या फिर क्योंकि हमारा डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 का होल क्यूब, क्योंकि आखिर में डेसिमल में तो लेके जाना ही जाना है, और इंटू 3/5 यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर। तो 0.4 का होल क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64, लेकिन क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 3 के बाद में आएगा, तो 0.064 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 6 छंग 36, 2 के बाद दशमलव हो गया तो 0.36। अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.64 इंटू 0.36, 6 चौको 24, यूनिट डिजिट पे तो 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। या फिर कैलकुलेट भी करेंगे तो भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि 0.36 कितना है, 0.4 माइनस 0.04, और 0.4 कितना होगा, 64 चौको 256, यानी कि 0.256, और इसमें से घटाना हमको कितना है, 0.0256। 2560 में से 256 घटाओगे 4, 2304 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2304 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा सवाल था पर समझ में आया होगा, ओके, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आज। हमने प्रोबेबिलिटी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम टाइप्स को कवर अप किया है, और सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है, ताकि एग्जैक्टली डिटेल में आपको समझ में आए, सारी बातें समझ में आए। सेशन पसंद आया होगा आई गेस, ठीक है। ऐसे ही सेशंस को देखते रहिए आगे, और भी सेशंस ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर आपने पीछे के सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप कवर अप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।